हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी बार एंट्रेंस लेवल पे पूछे जा चुके हैं और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम प्रैक्टिस के लिए टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंस भी और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ चार्ज Q is to be divided into two such part so that force between them when placed at some separation is maximum. Find their value. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास कोई एक मटेरियल था जिसके पास कैपिटल Q जितना चार्ज अवेलेबल था। हमने इस मटेरियल को या तो इस बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज हमने कुछ इस प्रकार से इसके दो टुकड़े कर दिए। जो पहला टुकड़ा है, राइट, इसे मैं नंबर 1 कहता हूँ, इस दूसरे टुकड़े को नंबर 2 कहता हूँ। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जो पहला वाला टुकड़ा है उसके ऊपर चार्ज आया है स्मॉल क्यू, तो सिंपल है कि इस दूसरे टुकड़े पे चार्ज आया होगा कैपिटल Q माइनस Q, राइट। कोई डाउट ही नहीं हो सकता। हमारा टोटल चार्ज था कैपिटल Q, तो उसमें से दो टुकड़े कर दिए, एक पे चार्ज आया स्मॉल q, तो दूसरे टुकड़े पे चार्ज बचा होगा कैपिटल Q माइनस Q। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों पार्ट्स है उनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन है R, तो हमें इन दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ होगा कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो, राइट। फोर्स जो है वो क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं कि भाई इनके बीच फोर्स कितना होगा। तो हम नोट करेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। तो Q1 की जगह पे हम लिखेंगे Q, Q2 की जगह पे लिखेंगे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r², राइट बच्चा पार्टी। इसको मैं थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 1/4πε0। अगर मैं इस Q को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q² डिवाइड बाय r², राइट। यहाँ तक तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती। बट हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी कि हमें जो क्वेश्चन में हिंट दी गई थी उस हिंट को हम यूज करेंगे। हमें कहा गया था कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब याद रखिए इन फ्यूचर क्लास भी हमें इस कॉन्सेप्ट की हमेशा ज़रूरत होगी, तो अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या तो मिनिमम वैल्यू निकालिए, वो एक परफेक्ट वैल्यू होती है, यानी कि वो कांस्टेंट होती है, वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है। सपोज मैं कहूँ कि हाईएस्ट मार्क, तो हाईएस्ट 100% हो सकते हैं, फिर 100 होप नहीं जा सकते, 100 से कम हो सकते हैं, बट मैं कहूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो डेफिनेटली वो 100% ही होगी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। और जब भी हमें कोई मैक्सिमा या तो मिनिमा के बेस पे कोई क्वेश्चंस दिया जाता है तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि जो भी चीज़ मैक्सिमम होती है या तो मिनिमम होती है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने देखा है कि जो कांस्टेंट चीज़ें होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि हमारा जो फोर्स था वो मैक्सिमम था, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम होगा तो फोर्स का जो डिफरेंशिएशन लेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स मस्ट बी 0, राइट। चलिए अब फोर्स का डिफरेंशिएशन लेना है तो हम फोर्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो भी कांस्टेंट, बस यहाँ पे वेरी हो रहे हैं तो दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज वेरी होंगे। अगर एक पार्टिकल पे ज्यादा होगा दूसरे पे कम होगा, पहले पे कम होगा दूसरे पे ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे फोर्स का डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे dF अपॉन dQ। तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि 1/4πε0 बाहर, 1/r² बाहर, तो यहाँ पे होगा d/dQ
स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और जैसे कि हमने देखा था ये हो जाएगा 0। तो फोर्स का डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सामने जाएगी मल्टीप्लाई में, तो डेफिनेटली वो भी 0 हो जाएगी। तो हम नोट कर सकते हैं कि d बाई डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा कैपिटल क्यू, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2q। अब ये माइनस 2q है, सामने जाएगा तो प्लस 2q, तो हम लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, देयरफॉर स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 2। राइट बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों पार्ट पे इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो दोनों पार्ट्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रहेगा मैक्सिमम। राइट। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। इसमें कहा गया है कि टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी। नोट करिएगा कि ये जो दोनों स्फीयर है वो आइडेंटिकल है, उसका मतलब होता है कि दोनों स्फीयर की साइज, शेप और मैटर सेम होंगे। A and B repel each other with a force 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन, और उन दोनों पे चार्ज भी सेम था। ठीक है, मैं ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा सकूंगा। चलिए ये हमारा स्फीयर था A, ये हमारा स्फीयर था B। सपोज हम एज्यूम कर लेते कि इसके ऊपर चार्ज था Q, तो इसके ऊपर भी चार्ज होगा Q, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। और सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन है R, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स था 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इट मीन्स F का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, यानी कि ये जो स्फीयर C है उसके पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, इज टच टू A एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। चलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे नोट करिए। ये हमारा स्फीयर था A जिसके ऊपर चार्ज था Q। अब इसको हम एक अनचार्ज स्फीयर C, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसके साथ कांटेक्ट करवाया। फिर हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सपोज ये आ गया हमारा A, ये आ गया हमारा C। तो हमने देखा था कि जब भी कोई दो आइडेंटिकल स्फीयर को कांटेक्ट करवा के अलग किया जाता है तो उनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अमाउंट में होता है। तो हम नोट करेंगे कि यहाँ पे चार्ज होगा Q/2, यहाँ पे चार्ज होगा Q/2। और अब हमें क्या करना था, ये जो स्फीयर C था उसको A और B के मिड पॉइंट में रख देना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी, सपोज ये हमारा A पॉइंट था, स्फीयर A था, उसके ऊपर चार्ज कितना बचा है, अब देखिए अब उसके पास चार्ज बचा है Q/2। तो ये आ गया Q/2 चार्ज। ये हमारा स्फीयर था B, उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके ऊपर तो Q चार्ज ही है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। अब हमारा जो स्फीयर था C, उसके ऊपर भी आप नोट कर सकते चार्ज आ गया था Q/2, और उसको हमने मिड पॉइंट पे रखा। तो आप नोट करिए कि हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना लिया था R, तो अगर मिड पॉइंट पे रखा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2 और R/2। राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है C पे लगने वाला फोर्स। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो A और C के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव टाइप होगा। सिमिलरली B और C के बीच जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव टाइप होगा। तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं कि फोर्स ऑन C इज इक्वल टू FCA माइनस FCB, ऐसा लेंगे। चलिए FCA की बारी करते हैं। तो
यहाँ पे सपोज मैं 1/4πε0 की जगह पे k भी लिख सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में रहेगा थोड़ा। तो k q1 इंटू Q2, तो ये आ जाएगा q/2, ये भी आ गया q/2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे नोट करिए r कितना है, r/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं b और c के बीच के फोर्स की बात करूंगा तो k q/2 और q, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, k q²/4 इंटू r/2 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे हो जाएगा r²/4। ये 4 कैंसल, माइनस यहाँ पे क्या होगा, k q²/2 इंटू r²/4। तो ये 2 कैंसल, एक 2 बचा वो चला जाएगा ऊपर, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा k q²/r² माइनस 2k q²/r²। तो कुल मिला के यहाँ बचेगा माइनस k q²/r², क्योंकि एक में से अगर 2 निकालेंगे तो -1 बचता है, राइट। और ये जो k q²/r² है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए k q²/r² की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁵। और ये जो माइनस सिंबल यहाँ पे आया वो दिखाता है डायरेक्शन, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, जो स्फीयर है c, वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा। और उस फोर्स के अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया आपको? स्फीयर c पे लगने वाला नेट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन होगी स्फीयर b से a की ओर। और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन r इज f, राइट। मतलब कि हमारे पास 2 चार्ज अवेलेबल थे। सपोज एक चार्ज था q1, दूसरा चार्ज था q2, और उनके बीच का सेपरेशन था r। एट दैट टाइम उनके बीच लगने वाला फोर्स था F = k q1 q2 डिवाइड बाय r², राइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज इफ half the space between them is filled with the dielectric of dielectric constant 4। याद है बच्चा पार्टी, जब हमने इम्पोर्टेंट केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखा था तब हमने इसी कॉन्सेप्ट की थियरी को पढ़ा है, और उसी थियरी के बेस पे ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमारा चार्ज था Q1, तो यहाँ से आधे डिस्टेंस में एक सब्सटेंस रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और बाकी के आधे डिस्टेंस में फ्री स्पेस है, और ये चार्ज है Q2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r/2, और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r/2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ द स्पेस, मतलब कि हमें जो आधा डिस्टेंस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कवर करना था, राइट। तो बच्चा पार्टी आपको याद होगा इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला हुआ करता था k q1 q2 डिवाइड बाय r-t। r-t यानी t, यानी कि यहाँ पे t की जगह कौन है, r/2, तो हम लिखेंगे r माइनस r/2 प्लस √k इंटू टी, तो t की जगह पे वापस से हम लिख देंगे r/2 और उसका होल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद ही होगा, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, k q1 q2 डिवाइड बाय r माइनस r/2, तो बच जाएगा r/2 प्लस k की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4, तो √k है तो 4 का रूट निकल के आएगा 2 × r/2 और उसका होल स्क्वायर।
टू टू कैंसल, तो यहाँ पे आप देखिए क्या बचा है r/2 प्लस r, तो आप नोट कर सकते हैं कि r/2 प्लस r यानी ये हो जाएगा 3/2r का होल स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें पता है कि k q1 q2 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9r स्क्वायर डिवाइड बाय 4, बट 4 चला जाएगा ऊपर, राइट। और आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू बचती है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमें ऑलरेडी दिया गया था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू f। तो हमारा आंसर निकल के आया 4/9 f। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमें मिल चुका है 4/9 f, राइट बच्चा पार्टी। काफी इजी था, बट अगर आपकी जो थियरी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से बिल्ड है तो आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो इजी लगने लगेंगे। तो अभी तक आपने अगर वो सारे थियरीज नहीं पढ़ी अच्छे से तो एक बार जाके फिर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको एंट्रेंस लेवल के भी क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर सकोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अच्छे से ध्यान देना। A thin wire ring of radius r has an electric charge q, मतलब कि एक वायर की रिंग थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड है q, राइट। What will be the increment of the force straining the wire if the point charge q0, ये q0 है ऐसा, is placed at the rings center। ठीक है बच्चा पार्टी, मतलब कि हमें ऐसा कहा गया है कि अगर हम इसके सेंटर पे एक चार्ज रख देते हैं q0, तो इसकी ये जो रिंग है उस रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, स्ट्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। तो वो स्ट्राइटनेस फोर्स यानी कि टेंशन फोर्स कितना होगा वो हमें ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी बार एंट्रेंस में तो सीधे इस प्रॉब्लम्स के आंसर जो आएगा वो फॉर्मूला पुट करके वैल्यू आप निकाल सकोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो हमारा स्फीयर था उसका एक छोटा सा पोर्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी ये रिंग थी उसका, तो ये जो रिंग है उसका छोटा सा पोर्शन हमने एज्यूम किया, थीटा एंगल वाला पोर्शन, ठीक है। ये आप पोर्शन देख सकते हैं, एंगल कितना है, थीटा एंगल वाला पोर्शन हमने एज्यूम कर लिया। और अब हमें क्या देखना है, टेंशन। अब ये जो टेंशन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस सरफेस पे जो टेंशन लगेगा वो इस तरफ होगा, सिमिलरली इस सरफेस पे भी टेंशन लगेगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमने टेंशन के डायरेक्शंस को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर सपोज ये पूरा एंगल थीटा था तो ये एंगल बनेगा θ/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनके थोड़े से पोर्शंस लेंगे, ये एंगल θ/2 बना, टेंशन था तो यहाँ पे आएगा उसका कॉम्पोनेंट t cos θ/2। सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन का कंपोनेंट होगा t cos θ/2, और इनवर्ट डायरेक्शन में यहाँ पे होगा इस वाले टेंशन फोर्स का, आप नोट करिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो टेंशन था उसके दो कंपोनेंट लिए हमने, t cos θ/2, दूसरा कंपोनेंट लेंगे हम यहाँ पे मतलब सेंट्रल डायरेक्शन में t sin θ/2, और सिमिलरली जो ये वाला टेंशन फोर्स है उसके भी दो कंपोनेंट, एक t cos θ/2, दूसरा t sin θ/2, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर की डायरेक्शन में दोनों के t sin θ/2 कंपोनेंट आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर देता हूँ 2t sin θ/2। ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर, बट नोट करिए कि आपकी जो सरफेस थी उसके ऊपर चार्ज जो था, सपोज हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया तो चार्ज लेंगे हम dq, और यहाँ पे सेंटर पे जो चार्ज था वो था q0, दोनों ही लाइक चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वो क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे। बट ये जो दोनों फोर्स है वो इक्वल अमाउंट में होंगे तो ही ये रिंग बैलेंस हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 2t साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए सरफेस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस जितना, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे आर स्क्वायर, राइट। अब बेसिकली हमें पता है कि जब थीटा छोटा होता है तो हम ले सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 2t थीटा बाय 2 इज इक्वल टू के। अब बाकी है dq की वैल्यू। अब dq हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि ये जो पूरी रिंग थी उसका एंगल होता है 2 पाई, राइट। तो हम ऐसा नोट कर सकते हैं कि जब 2 पाई जितना एंगल बनता था तब हमारा टोटल चार्ज था q, तो अब हमारा एंगल बन रहा है थीटा, तब हमारा चार्ज है dq, राइट। तो हम dq को सब्जेक्ट बना लेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा q इंटू थीटा बाय 2 पाई, राइट। तो ये आ गया dq का वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे q इंटू थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू ये आएगा q0, सॉरी ये q0 था, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 कैंसिल, ये थीटा भी आप देखिए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा t इज इक्वल टू k इंटू कैपिटल Q, सॉरी q इंटू q0 अपॉन 2 पाई, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आया रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन। और कभी कभी इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है q इंटू q0 डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो इसको इस प्रकार से लिखना भी कुछ गलत नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है k की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट बच्चा पार्टी। समझ में आया सब लोगों को। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस की ओर, और लास्ट क्वेश्चन भी काफी इजी रहेगा विथ कंपेयर टू एग्जाम्पल नंबर 4, और ये 2 बार पूछा जा चुका है इसी बेस पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30। मतलब हमें कहा गया है कि 2 स्फीयर थे जो एक स्ट्रिंग से लटकाए गए थे, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम थी, और दोनों जो स्फीयर है वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और रिजल्टन दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल बनता है 30 डिग्री। सपोज मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ थीटा, राइट बच्चा पार्टी, ओके। विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड in a liquid of density 800 kg per meter cube। मतलब अब हमें क्या करना है, ये जो पूरी सिस्टम है उसको एक लिक्विड में लेके जाना है, और उस लिक्विड की डेंसिटी है 800 kg per meter cube। The angle remain the same। What is the dielectric constant of the liquid? यानी कि हमें उस लिक्विड का dielectric constant फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमें दिया है the density of material of sphere is 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट बच्चा पार्टी। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि ये स्फीयर जो होगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा वेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दूसरा, इनके ऊपर दोनों स्फीयर का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज होगा Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F, और F का मैग्नीट्यूड होगा K Q² अपॉन R², बट बेसिकली हम यहाँ पे अभी के लिए F रखते हैं, राइट। अब सपोज मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, तो आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यस ये Z शेप दिख रहा है। तो सपोज ये पूरा एंगल 30 था, तो ये आधा एंगल कितने का होगा भाई, यस 50 का होगा, तो ये एंगल भी कितने का बनेगा 50 का। और सपोज मैं इसे थीटा मानता हूँ, इसे थीटा डैश कह देते ताकि लिखने में इजी रहे। तो ये जो स्ट्रिंग होगी उस पे टेंशन लगेगा T, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे T cos थीटा, और यहाँ पे उसका कंपोनेंट आएगा T sin थीटा।
राइट। तो फॉर बैलेंसिंग हम लिख सकते हैं कि T sin थीटा इज इक्वल टू एफ और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये कैसे हुआ? तो आप देखिए ड्राइंग को। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फोर्स कौन सा लग रहा है? T sin थीटा, दैट्स ग्रेट। राइट साइड फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल अमाउंट के। सिमिलरली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg। अगर ये स्फीयर बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे। तो 30 को t से डिवाइड करो, कैंसिल sin को cos से, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय mg। राइट बच्चा पार्टी? तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ये हम कब की बात कर रहे थे? जब ये बाहर था। अब हमें क्या करना है? इस पूरी सिस्टम्स को लिक्विड के अंदर लेके जाना है। और जैसे ही पूरी सिस्टम को लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे तो याद करिए कि हमें क्वेश्चन में हिंट दी गई थी कि एंगल रिमेन सेम, एंगल कोई चेंज नहीं हो रहा था। बट इसमें क्या चेंज होगा? पहला चेंज होगा कि जब हम इसे लिक्विड में लेके जाएंगे तो दो स्फीयर के बीच लिक्विड का एक मीडियम आ गया और उसका अगर मान लेते कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, तो हमारा जो फोर्स है वो हो जाएगा F बाई के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने चेंज होंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हो जाएगा F बाई के, राइट। दूसरा चेंज होगा कि जो हमने वेट लिया है वो वेट mg की जगह पे हो जाएगा mg माइनस m डैश जी। यस, ये जो m डैश जी है उसे कहते हैं फ्लोटेशन फोर्स, राइट, जिसे उत्प्लावक बल कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो फ्लोटेशन फोर्स है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऑपोजिट टू वेट, तो इसलिए हमने सिंबल लिया है माइनस। तो इसको मैं अच्छे से ऐसा भी लिख सकता हूँ, m माइनस m डैश इंटू जी। काफी बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू रो इंटू वी माइनस रो डैश इंटू वी जी। तो मैं रो को भी अगर v को बाहर निकालो तो मैं लिख सकता हूँ रो माइनस रो डैश इंटू वी जी। राइट बच्चा पार्टी? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई के। हम देखो यहाँ से सिमिलर फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर था इलेक्ट्रिकल फोर्स, नीचे था वेट mg, तो हमने सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फोर्स, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स था एफ बाई के, तो हमने एफ बाई के रख दिया। नीचे हम रखेंगे रो माइनस रो डैश इंटू वी जी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सिमिलरिटी ले लेंगे। तो हम कहेंगे सिमिलरिटी ऑफ बोथ इक्वेशन, राइट, क्योंकि दोनों इक्वेशन tan थीटा के हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो f बाई एम जी, एम की जगह पे आप ले सकते हो रो v इंटू जी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा f बाई के इंटू रो माइनस रो डैश इंटू वी जी कैंसल, एफ कैंसल। आपको क्या फाइंड करना था? के। तो आप देखिए के जाएंगे सामने तो के का फॉर्मूला मिलेगा के इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस रो डैश, राइट। तो बच्चा पार्टी आप इसको शॉर्ट फॉर्मूले को याद रख के नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे तो आप सीधा ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस रो डैश। बट चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। रो यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो वो कितनी थी 1600 डिवाइड बाय 1600 माइनस रो डैश, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो थी 800, राइट। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है, यानी कि इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू।